साधक तंत्र साधना भी यहाँ कैसी कैसी साधना हुई, मंदिरों में कैसी कैसी साधना हुई। तो वो छंद, वो रस, वो अलंकार जो यहाँ के उसमें बहता था, जो कबीर तुलसी जो लोग रचनात्मक कर रहे थे, इसकी हवा में जो बात थी, और उन्होंने 12 साल तक जो अनुभूति की होगी, क्योंकि हम रचनाओं का देखते हैं, लखनऊ के रचनाओं से भी हम परिचित हैं। धीना गिनती इससे पेशकार बसता था किसी समय में लखनऊ में, और जो ठेके का चलन यहाँ है उसका स्वरूप भी वहाँ हुआ करता था। लेकिन उन्होंने उस 12 साल की साधना में देख लिया था कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। वो अनुभूति उन्होंने उसी समय कर ली। ऐसा ये मेरा अपना विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमारे गुरुजी का ये कहना है कि लॉजिकल होना चाहिए, जिसके हम लॉजिक दे सकें। हम कहानी किस्से से फिर वो होता है, कह रहे इसमें क्या है, तो दो लोग और अलग से कहानी सुना देते हैं। लेकिन हम जब ऐसी बात करते हैं कि पखावज की पूड़ी ही तबले पे आई है, वही भाषा आई है, वही भाषा विकसित होते होते लखनऊ में आई है, और लखनऊ में जब जो साधक साधना कर रहे हैं तो उनको तरह तरह की साधना करते करते उनको तरह तरह के निकास भी कर रहे हैं। हम लोग भी जब साधना करते हैं तो हमको साधना करते करते कई तरह के नए नए निकास भी सोचने को मिलते हैं आज भी, जबकि बुजुर्गों ने तो इतना ज्यादा सोच के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दिखता है कि ये कैसे भी हो सकता है। तो उस समय जब बनारस की हवाओं में जो इतनी सृजनात्मकता चल रही थी, एक से एक साहित्य, रामायण यहाँ लिखी गई, वेद व्यास जी का यहाँ लिखा पूरा, उनका साहित्य पूरा यहाँ लिखा गया। तो ऐसे स्पिरिचुअल जहाँ पे ऐसी धारा बहती हो, तो वहाँ सृजनात्मक शक्ति और उज्ज्वल बहुत जबरदस्त उनके अंदर प्रज्वलित हुई, और उन्होंने वो सब रचनाएं जो पंजाब से, दिल्ली की, लखनऊ की, सब तरह की जो रचनाएं थी, उसके अंदर एक अलग ही नादात्मकता देखी कि इसको और कैसे उच्च कोटि का किया जाए, इसको और कैसे विकसित किया जाए, क्या क्या हो चुका है वो रहे, और क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो उसमें जुड़े। तो उनका ये जो चिंतन था वो ऐसा सक्सेस हुआ कि आज हम देख रहे हैं कि इस घराने में एक से एक स्टार तबला वादक हुए, एक से एक उच्च कोटि के तबला वादक हुए, जिन्होंने, अब एक बात और रह गई खासतौर पे कि 7 रोज तक तबला जो बजा, अभी उसके बारे में आगे और बात करेंगे। तो वो 7 रोज तक बजा, मतलब क्या मेटेरियल होगा। 7 रोज बजाना, 1 घंटे में बजाने में मेटेरियल खत्म हो जाता है। मीटर 7 रोज बज रहा है तो मीटर का क्या वो होगा। तो वो जो मीटर था, इतना विपुल भंडार, तो उन्होंने अपने उसके लिए उच्च कोटि के शिष्य जो वो भी प्रतिभा संपन्न थे, और उन्होंने देखा कि इनमें ये विशेषता है, तो उन्होंने इस तरह से देना शुरू किया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तबला कैसे विकसित हुआ, एक विषय प्रवेश की बात थी यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि घराना होता क्या है, घराने में क्या चीजें होना चाहिए। तो हम अपने उन सिद्धहस्त कलाकारों से जिन्होंने इसके ऊपर सोचा है, पहले उनकी वाणी से हम इस चीज को सुनेंगे। पंडित शारदा साहिब जी का घराने के ऊपर उनका विचार। वर्तमान में लोग घराने के बारे में भ्रमित हैं, जिनका मानना यह है कि यदि किसी घर में या घराने में 5 पीढ़ियों से सितार, नृत्य, गायन और तबला बजता चला आ रहा हो तो एक नया घराना बन जाता है। ऐसी बात नहीं है। सही में घराना बनता है योगदान से एंड कुछ प्रमुख विशेषताओं से। इसी प्रकार घराने की उत्पत्ति के ऊपर भी कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ वो भी हम उन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे। अब यहाँ पर 2 किंवदंती हैं, आप उसे कहानी कह लें, स्टोरी कर लें, या जो चाहे वो कर लें। एक तो ये है, पंडित राम साहब जी ने लखनऊ में 7 रात तबला बजाया,
और 7 रात तबला बजाने के बाद उनके गुरु ने लोगों को चैलेंज किया कि यदि भाई तुम कोई भी 8 रोज बजाओ तो मैं अपनी हार मान लूँगा। क्यों? तो सभी ने कहा कि हम लोग नहीं बजा सकते 8 रोज। कि अच्छा तुम लोग नहीं बजा सकते हो तो राम साहब की भुजाओं की पूजा करो। तो उनके भुजाओं की पूजा की गई, जिसमें माला फूल चढ़ाया गया। बड़े बुजुर्ग लोग उन्हें हक भी किए, किसी ने किस भी किया, और किसी ने अपना कंपोजिशन उन्हें आशीर्वाद के रूप में भेंट किया। एक स्टोरी ये है, क्योंकि हमारे हिंदू मत के अनुसार जिस चीज की पूजा हो जाए उसे फिर यूज नहीं करना चाहिए। एक तर्क यहाँ ये आता है। दूसरा ये है कि राम साहब जब लखनऊ से वापस बनारस आए तो लोगों ने उनका तबला सुनने का इच्छा प्रकट किया। खैर, इच्छा ग्रांटेड हो गया, एक प्रोग्राम रखा गया, वो तबला बजा रहे थे तो वाहवाही की फुहारे बरस रहे थे। उसी में एक थोड़ा छान फूक के कोई आ गया था जलसे में, खड़े हो गए बोले यार इनकी क्या वाहवाही करते हो, वाहवाही करो इनके गुरु की। वहां पर सिचुएशन हो गया, मारपीट होने की नौबत आ गई। तो राम साहब जी ने हाथ जोड़ के कहा कि देखिए आप लोग लड़ाई मत करिए, जो बातें कह रहे हैं वो सही है। कि हमारे गुरु की कृपा जरूर है कि मैं इतना अच्छा तबला बजा रहा हूँ। जो तबला बनारस में बजता है उससे भिन्न है। तो इनकी बात सही है। इसका हम आगे और संजू साहब जी से इसको विस्तार से हम इसको समझेंगे। और अभी हमारे संकाय में देश के अलग अलग जगह से हमारे सितार वादन तबला के विद्यार्थी आए हुए हैं। तो हमने एक छोटा सा वीडियो, मैंने जब एनसीपी में मुझे मुंबई बुलाया गया था तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। तो उसका छोटा सा वीडियो, ताकि हम पंडित राम साहब जी की साधना स्थली का दर्शन कर सकें। और ये विद्यार्थी अभी यहाँ वीडियो देख के फिर वहाँ जरूर जाएं, अपना माथा टेकें, क्योंकि यदि हम हमारे लिए वही मंदिर है, वहाँ का कृपा होगी तो ही ये काम आगे बढ़ सकता है। तो पंडित राम साहब जी की साधना स्थली कि आज से करीब 300 वर्ष करीब हुआ हमारे बनारस के तबले का आविष्कार, जो बनारस बाज के नाम से प्रसिद्ध है जी, उसका आविष्कार पंडित राम साहब जी ने अपने बुद्धि और विवेक द्वारा किया। और उन्हीं के बदौलत आज बनारस घराने के जितने भी वादक हैं सब उन्हीं के परंपरा से जुड़े हुए हैं शाखा के रूप में। और उनके घराने के विषय में ये जानकारी है कि ऐसे तो उनके भाई भी बड़े अच्छे विद्वान थे, जानकी साहब जी, गौरी साहब जी, परंतु गौरी साहब जी को एक पुत्र जो पंडित भैरव साहब जी हुए, भैरव साहब जी ने एक तबले के लिए बड़ी नई देन दी। और वो देन ये थी कि राम साहब जी स्वतंत्र वादन में तो उनका जवाब नहीं था। उन्होंने 7 रोज तक तबला वादन करके अपने दोनों भुजाओं का पूरे भारत के विद्वानों से पूजा कराया। तो ऐसे संगतकार भैरव साहब जी हुए और स्वतंत्र वादन में भी उनका जवाब नहीं था। भैरव साहब जी बड़े भाग्यवान हुए कि उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पंडित बलदेव साहब जी। बलदेव साहब जी के तबले के विषय में हमारे पिता पंडित कंजय महाराज, जो उनके शिष्य प्रमुख शिष्यों में से थे, और पंडित छोटे रामदास जी बनारस के, जो कि बहुत बड़े विद्वान गायक थे, वो कहते थे कि बेटा ईमान की बात यह है कि बलदेव साहब जी के तबले की उपमा जो भगवान कृष्ण के बांसुरी से दी जाती
रुचि थी, क्योंकि जो आकर्षण भगवान कृष्ण के बांसुरी में थी वही आकर्षण बलदेव सहाय जी के तबले में था। इसलिए भारत के विद्वानों ने उनको वाद्य रसराज की उपाधि से विभूषित किया था। और उन्हीं बलदेव सहाय जी के शिष्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित कंठे महाराज, और उनको एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि जो हमारे दादाजी थे दिलीप महाराज, वो बलदेव सहाय जी के सगे मामा थे। तो वो बहन के बच्चे थे बलदेव सहाय जी, और भाई के लड़के पंडित कंठे महाराज। तो बलदेव सहाय जी और कंठे महाराज मामा फूफा के भाई भी थे। 9 वर्ष की अवस्था में हमारे पूज्य पिताजी घर छोड़ के नेपाल चले गए, और जाकर के वहां बलदेव सहाय जी के पास बहुत परिश्रम से बड़ी सेवा करके उन्होंने काफी वर्षों तक तबले की शिक्षा ग्रहण की। और जैसे अपने अनुज को सिखाना चाहिए वैसे बलदेव सहाय जी ने हमारे भाई को शिक्षा दी। ये पंडित किशन महाराज जी की आवाज में पद्म भूषण पंडित राजन जी ने जो उनका साक्षात्कार लिया था उसमें से हमने ये पोर्शन लिया है। और वंश परंपरा में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो और उस पर चर्चा होने की जरूरत होती है, क्योंकि जब उसमें कई दिव्य विभूतियां ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं वंश परंपरा के प्रतिनिधि और प्रख्यात तबला वादक पंडित संजय सहाय जी से आग्रह करता हूं कि वंश परंपरा के ऊपर प्रकाश डालें, क्योंकि खास तौर पे ये परंपरा एक तरफ नृत्य की तरफ जाती है, दूसरी तरफ तो वो आप विस्तार से उस पर आप सभी से आज्ञा लेते हुए 2 शब्द बोलूँगा। मुझे बहुत बोलने की आदत नहीं है, मैं बजाना ज़्यादा पसंद करता हूँ और अक्सर अपने कार्यक्रम के दौरान भी मैं बोलता कम हूँ। और अभी ऐसा समय आ गया है कि शायद बोलना भी ज़रूरी समझ रहा हूँ। नहीं बोलने से बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि इनको बोलना ही नहीं आता है। मेरी हिंदी बहुत ही बेकार है, मेरी बनारसी बहुत अच्छी है। मैं बनारसी और इंग्लिश ज़्यादा बोलता हूँ, तो जो त्रुटि हो जाए क्षमा करिएगा। हमारे समक्ष ऐसे ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे सभी पूजनीय हैं, और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। घराना बनता कैसे है? घराना बनता है 2 मुख्य चीज़ों से। वंश परंपरा तो है ही, और शिष्य परंपरा। संगीत में खास तौर से आपके वंश परंपरा में अगर 4 लोग तबला बजा रहे हैं तो आपके शिष्य पता नहीं लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। वो उस काम को जीवित रखते हैं, और जैसे वंश परंपरा चलती है, जैसे उनकी जिम्मेदारी होती है उस काम को आगे बढ़ाने की, वैसे ही शिष्यों की भी होती है। योग्य होना दोनों लोगों को जरूरी है। कोई नहीं चाहता तो कि उसका शिष्य बेकार का गाना बजाना करे या उस अपने गुरु के नाम को आगे ना बढ़ाए, जैसा हम अपने औलाद से उम्मीद करते हैं, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। और संगीत की दुनिया में शिष्य परिवार का ही हिस्सा होता है। मैं बचपन से यहाँ
बनारस के घर में, गुरुकुल में, यही देख करके बड़ा हुआ कि हर रोज 20 से 25 शिष्यगण वहाँ होते थे और सेवा में लगे रहते थे। उनमें से मैं भी एक था। मैं भी अपने गुरु की सेवा वैसे ही करता था, क्योंकि मुझे यही संस्कार मिला था। और हमारे गुरु जी ने भी जब तबले की शिक्षा ली तो बाकायदा सेवा करके, झाड़ू लगाने से लेकर के, पान ले आने से लेकर के, पाँव दबाने से लेकर के सारा कुछ ही वो किया करते थे। और यही सही तरीका है इस विद्या को सीखने का। सिर्फ अभ्यास से आप इस काम में निपुण नहीं हो सकते और आगे नहीं जा सकते। इसमें दुआ और आशीर्वाद का बहुत 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 बड़ा प्रभाव रहता है। सबसे पहले, जैसा हम संगीत की भाषा में कहते हैं कि उठना बैठना सीखिए। उसका यही मतलब होता है कि आप अपने बड़ों के सामने कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कितना कम बोलते हैं। मैं 20 साल का था तो अपने गुरु जी के सामने पहली बार चाय पिया मैंने। उसके पहले हम उसी घर में रहते थे, साथ में रहते थे, लेकिन अदब में हमने उनके सामने चाय भी नहीं पी थी। उनके बगल में तभी बैठते थे जब हम कार्यक्रम करते थे या जब उनसे शिक्षा लेते थे। बाकी समय हम कोने में खड़े रहते थे और उनके कई बार कहने के बावजूद भी खड़े ही रहते थे। इस तरीके से इस संगीत की शिक्षा होती है। खैर हम उस पर और बात करेंगे और आपको बताने नहीं आए हैं। ये जो लोग बच्चे लोग हैं जो नए नए इस संगीत से जुड़ते हैं, वो अक्सर घबरा भी जाते हैं कि तबला बजाए हुए 6 दिन हो गया और हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं। खैर अभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा ही होता था और उसका भी कारण था। आपके गुरु जी अगर आपको 3 महीना 6 महीना सिर्फ साह लगवा रहे हैं तो उसका कारण है कि आपका साह जो है ठीक नहीं लग रहा है और एक दिन लगेगा तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया आपको आपके सुर के लिए जानेगी और याद रखेगी। तो ऐसे ही तबले में भी है, ऐसे सितार में भी है, ऐसे सारंगी में भी है, हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही है। खैर पंडित राम सहाय जी, अब हम आपको अभी मैं कान कल से परसों से काफ़ी खींच करके आया हूँ, क्योंकि सारे बड़े बुजुर्गों का नाम मुझे कम से कम 100 बार लेना है। तो मैं अभी आपसे बता देता हूँ कि मैं कान खींच करके आया हूँ और घर जा करके फिर से खींचूंगा काफ़ी देर तक। और जिन लोग को ये बात नहीं पता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का नाम लेकर के अपने कान पकड़ते हैं, क्योंकि ये गुस्ताखी होती है। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ। उनका परिवार 1760 में गोपालापुर नाम के गांव से बनारस आया। एक महामारी में पलायन करना पड़ा। 3 भाई प्रकाश मिश्र और शारदा मिश्र जी, उनमें से 2 भाई बनारस चले आए, प्रकाश मिश्र जी और शारदा मिश्र जी। प्रकाश मिश्र जी को संतान की प्राप्ति हुई। बालक के रूप में पंडित राम सहाय जी 1780 में उनका जन्म हम मानते हैं। उनकी रुचि, उनका रुझान तबले के प्रति देखकर उनके पिताजी ने निर्णय लिया कि इनको तबला ही सिखाना है। और बहुत ही कम उम्र में
और मैं जब कह रहा हूँ बहुत ही कम उम्र, मतलब 5 साल की उम्र में इतनी जानकारी रखने लगे सुन करके। बस अभी के दौर में बच्चे होशियार जैसे अभी हो जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं और टीवी चला रहे हैं और क्या कुछ उनको पता है। उस वक्त ऐसी कुछ विधाएं थी नहीं, और जो आपके पिताजी दादाजी करते थे, हम उसी में पैदा होने के पहले से जैसे ये निर्णय ले लिया जाता था कि ये पैदा होगा, मेरा बेटा होगा तो यही काम करेगा, यही इसी रास्ते पे चलेगा। तो राम सहाय जी की रुचि को देखते हुए उन्होंने उनको तबला ही सिखाया। और एक कार्यक्रम के दौरान वो 1789 में लखनऊ गए अपने पिताजी के साथ, और पीछे बैठ करके सब कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसा बच्चे करते हैं, कभी अपने घुटने पे बजा रहे हैं, कभी कहीं बजा रहे हैं, उससे सबका ध्यान उधर आकर्षित हुआ। और उसमें मोदू खां साहब भी थे उस सभा में। तो उन्होंने राम सहाय जी के पिता से आग्रह किया कि ये बच्चा बड़ा तेज लग रहा है और इसको हम सुनना चाहेंगे। तो राम सहाय जी ने उनके लिए थोड़ी देर बजाया। अब मोदू खां साहब के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। बहुत ही बड़े विद्वान थे, लेकिन उनके हाथ में थोड़ी तकलीफ थी, जिसकी वजह से वो बजा नहीं पाते थे। और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये कह कर कि वलकटा कबूतर जैसे उनका बजाना है। और इस बात से मोदू खां साहब जाहिर है बहुत ही दुखी थे। और उनको जब राम सहाय जी में ये गुण दिखाई दी कि ये मेरा नाम आगे कर सकता है, उन्होंने राम सहाय जी को अपने पास रोक लिया और 8 साल तक शिक्षा दी। जब वो बहुत ही अच्छा बजाने लगे, इस बात की चर्चा हुई और उनके कार्यक्रम का भी इंतजाम होने लगा। जब 1797 मतलब 1797 में नवाब आसिफ उद्दौला की मृत्यु के बाद नवाब वजीर अली नवाब बने। वो संगीत के बहुत शौकीन थे, और जैसा उस जमाने में ऐसा होता था कि ज़्यादातर कलाकार तो कोर्ट म्यूजिशियन से थे, और नवाब चाहे राजा महाराजा सभी को संगीत के प्रति बड़ी रुचि होती थी, और उनको वो कलाकारों को बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, मोदू खां साहब से रिक्वेस्ट किया कि राम सहाय जी का तबला सुनना चाहते हैं। इस बात से मोदू खां साहब राजी हो गए, लेकिन बोले हमारी एक शर्त है। बोले बताइए क्या शर्त है? बोले आप इनको रोकेंगे नहीं, जब तक ये चाहेंगे तब तक ये बजाएंगे। बोले अरे बिल्कुल मंजूर है। राम सहाय जी ने लखनऊ के बारादरी में 7 रात तबला बजाया, जिस सभा में उस दौर के शायद ही कोई ऐसे विद्वान हो जो ना मौजूद हो। नवाब की यहाँ पार्टी है तो बड़े से बड़े लोग बुलाए जाते थे और उस सभा में उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम के पश्चात मोदू खां साहब ने बोला कि आप में से अगर कोई ऐसा है जो इनके बगल में बैठ के बजाए या इनसे ज़्यादा बजाए, 8 दिन बजाए। तो सभी ने हाथ जोड़ दिया, अरे क्या कह रहे हैं, अभी इसके बाद हम कहाँ सोच सकते हैं, मतलब ये तो सोच ही नहीं खत्म हो रही है। सब लोग वहाँ के बड़े बड़े महान कलाकार ही थे, उन्होंने भी अपने जीवन में बड़ी तपस्या से ही हासिल की थी, लेकिन कोई बजाने के लिए राजी नहीं हुआ। तो बोले बदले में फिर आप इनकी पूजाओं का पूजा करिए, फिर इनको मानिए कि ये इस क्षेत्र के, इस सब्जेक्ट के महान आत्मा है, महान गुरु है। सभी लोगों ने
गिफ्ट के तौर पे अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं उनको नज़र की। और नवाब साहब ने भी 4 हाथी, काफ़ी हीरा जवाहरात, उस ज़माने में यही सब, अब नहीं है, उस ज़माने में यही सब था। और हम ये सब कहानियाँ सुन के बड़े हुए कि घर में भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। और राम साहब जी बनारस चले आए, बनारस में रह करके अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जैसा आपने सुना हमारे गुरु जी को कहते हुए, पंडित शारदा साहब जी के आवाज़ में आपने सुना कि कुछ समय पश्चात उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो तबला इसके आगे नहीं बजाएंगे, क्योंकि मोदू खां साहब को ऐसा बताया गया कि आपने क्या कर दिया, ऐसा आपने तैयार कर दिया कि इसका तो जोड़ ही नहीं है। तो मोदू खां साहब ने राम साहब जी से आग्रह किया कि ये तबला आप किसी को सिखाएं। उस बात से वो बहुत दुखी रहे और उन्होंने शोध करके तबले का इतना परिवर्तन किया कि आज आपको तबले की जानकारी ना भी रहे तो आप जब 6 घरानों का तबला सुनते हैं तो बनारस अलग सुनाई देता है और दिखाई देता है। आपको तबला जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे ये फर्रुखाबाद है कि अजराना है, लेकिन जहाँ बनारस आता है वहाँ बिल्कुल ही अलग हो जाता है। क्या ऐसी सोच उनकी रही, उन्होंने हाथ के रख रखाव से सुर पैदा कर दिया तबले में, सुंगली को गोल कर दिया, उसका साउंड भी गोल हो गया। सभी घराने अच्छे हैं, सभी महान महान कलाकारों से जुड़ी हुई है। हम ऐसा भी मानते हैं कि बनारस में आने के बाद 6ठे घराने बनने के बाद में तबला संपूर्ण हो गया, क्योंकि बनारस के बाद कोई घराना बना ही नहीं। अब अभी 250 साल हो रहा है लगभग। आपको पता है कि जैसे ट्रेंड होता है, हम सोचते हैं कि सारी साड़ियाँ बन चुकी हैं, सारे कुर्ते बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ नया मिलता है। लोग क्या विकसित तौर से सोचते हैं और बनाते हैं। और तबले में 250 साल हो गया, अभी कोई घराना ही नहीं बन सका। क्या उन्होंने ऐसा काम किया है, देखिए। उसके अलावा उन्होंने नई नई रचनाएं की जो बिल्कुल ही भिन्न है सभी घरानों से। बहुत सारी पखावज से भी प्रभावित हैं। खुले बोलों का प्रयोग, कवित्व और फर्क नाम की रचना की जो उन्होंने आविष्कार की, इसमें त्रिगणता का धैर्यता आखिर में बचता है, जहां से धैर्यता का प्रचलन शुरू हुआ। उसके पहले धैर्यता नहीं बजाते थे लोग। धैर्यता बजने लगा। उसके आधार पे हम पेशकार नहीं बजाते हैं, उसकी जगह पे बनारसी ठेका बजाते हैं। बनारसी ठेका जो है एक ठेके का ही रूप है, लेकिन उसमें उन्होंने आलाप जोड़ झाले का स्वरूप दिया है। जैसे आप तंत्र में सुनते हैं, बहुत सारी बातें ध्रुपद की भी आपको मिलेंगी, गमक का भी अंश दिखेगा। उसके अलावा तबला भी तो अलग है। अब बनते बनते तबला भी जो 200 साल पहले बनता था, इतने बड़े बड़े तबले बनते थे। उस समय हमारे पास माइक्रोफोन नहीं होता था। हमारे बनारस के अपने कबीर चौरा स्थित जो गुरुकुल है, वहाँ जाकर के आप कभी देखिए, इतने बड़े बड़े तबले और बाहें रखे हुए हैं, उसके गिट्टा कितने बड़े बड़े। तो वो लोग क्या खाते पीते थे, क्या अभ्यास करते थे कि उसको वो बजा सकते थे, और कैसी कैसी रचनाएं की हैं, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बजाने के बाद कहते थे कि 3 दिन तक दर्द होता है हाथ में।
बजाते तो वो एक ही बार थे अपने कार्यक्रम में, लेकिन उसका अभ्यास सारा जीवन करते थे। तो बहुत सारी बातें हैं, आप बताइए आगे, मैं तो बोलता रहूँगा। एक बहुत खास चीज़ जो पंडित राम सहाय जी ने की, उन्होंने 5 प्रमुख शिष्य बनाए। उसके साथ उन्होंने एक बड़ा ही निराला काम ये किया, जिसकी जितनी काबिलियत थी और जिसकी जिस तरफ रुचि थी उसी प्रकार का तबला उनको दिया। उनमें भगत जी, रामशरण जी, यदुनंदन जी, पंडित प्रताप महाराज जी और भैरव सहाय जी, सबको उन्होंने अलग अलग तबले की विद्या दी। भैरव सहाय जी को संपूर्ण रूप से सिखाया, उनके भतीजे रहे। उससे क्या हुआ कि बनारस का तबला 5 गुना ज्यादा बड़ा हो गया और अपने आप में ही कई घरानों का जैसे मिश्रण हो गया है बनारस की। बहुत सारी बातें हम आगे भी करेंगे रचनाओं पे, आप आगे बढ़िए। आपने परंपरा पे इतनी अच्छी बात की, मैं चाह रहा था कि कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे आपके पिताश्री के बारे में, और कुछ नाम ऐसे हैं सिद्ध कलाकारों के, उनके भी बारे में थोड़ा सा बताइए। जरूर जरूर। पहले मैं अपने वंश परंपरा के बारे में बताता हूँ। पंडित राम सहाय जी, भैरव सहाय जी, बलदेव सहाय जी, भगवती सहाय जी, लक्ष्मी सहाय जी, नन्हू सहाय जी, दुर्गा सहाय जी, उनका नाम 2 नाम था उनका। उसके बाद पंडित शारदा सहाय जी, पंडित मंगला सहाय जी, जो हमारे ताया जी, पंडित शारदा सहाय जी हमारे ताया जी, पंडित विद्या सहाय जी वो भी हमारे ताया जी, और पंडित रामशंकर सहाय जी जो हमारे बाबूजी थे। सबसे छोटे 4 भाइयों में सबसे छोटे वो थे, तो सबसे बड़े वाले नहीं रहे और सबसे छोटे वाले नहीं रहे। काफ़ी कम उम्र में मंगला सहाय जी का देहांत हुआ। ऐसा माना जाता है कि 16 साल की उम्र में ही उनको किसी ने जहर दे दिया था। उनके बारे में पंडित कृष्ण महाराज जी, बब्बा जिनको मैं प्यार से कहता था, वो बताते थे कि बेटा अगर देख लिए होते तो लगता था जैसे भगवान ही बैठे हुए हैं। उनका रियाज सुनने के लिए मैं भाग भाग के जाता था और यही सोचता रहता था कि ये बजाते कैसे हैं। जो चीज बजाते थे जैसे लगता था कि बस इन्हीं के लिए बनी हुई है, और इतने कम उम्र में उनका ऐसा बजाना था। दुर्भाग्य से हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, दुर्भाग्य से बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। और हमारे बाबूजी भी, अब बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत अच्छे ढंग से सुना भी है। उनका जो बजाना था उनके बारे में भी मैंने सभी बड़े बुजुर्गों से यही सुना है। अब अभी तक चर्चा उनकी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी है। और अगर आप ये भी मानते हैं कि मेरा तबला हमारे गुरुजी से ज़रा भी भिन्न है, उसका कारण यही है, उसका कारण भी वही है। जैसे आप जिसके औलाद होते हैं, दूसरे देख करके समझ जाते हैं। आप फला फला के बेटे हो, आप फला फला के रिलेशन में हो, वहाँ बताना नहीं पड़ता है। इंट्रोडक्शन तो हम दूसरों का करते हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं। अगर आपको अपने पिताजी का इंट्रोडक्शन करना पड़े तो लानत है। आप अपने काम से उनको दिखाइए, अपने शक्ल से उनको दिखाइए। जैसे मैं उठता बैठता हूँ, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे यार तुम वैसे ही खाते हो, तुम वैसे ही बोलते हो। अब वो जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको सुना है, एक जगह में बजा रहा था तक धनी तक,
बोले अरे वो बजाते थे तो जैसे लगता कि चारों तरफ से ताज़ की आवाज़ आ रही है। बजाते हमारे सामने थे, काफ़ी रौब वाले इंसान थे। और एक आध बार तो माइक वगैरह उठा के फेंक भी चुके थे कि अरे उनको माइक नहीं चाहिए, हम ऐसे ही तबला बजाएंगे। एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बब्बा, मैं उनके साथ बहुत बैठा और बहुत खुशकिस्मत था कि मैं 2 साल तक अपने पूर्वजों, अपने बड़ों के बारे में उनसे सारी कहानियाँ सुनता था। पंडित शांता प्रसाद जी भी हमारे बैठक में आकर के मेरे से इतनी बातें करते थे, पता नहीं, मैं बहुत सच में किस्मत से धनी हूँ कि मुझे सभी लोगों का बहुत ही स्नेह मिला। चाचा जी, पूरन महाराज जी, मामा जी, पंडित राजन मिश्र जी भी, कामेश्वरनाथ चाचा जी, धर्मेंद्र मौसा जी, सभी लोगों ने बड़ा ही प्यार किया है और हम चर्चाओं में ही बहुत कुछ सीखते रहे। और जैसा मैं बताता हूँ कि अक्सर लोग पॉइंट करते हैं कि तुम खाते वैसे हो, तुम बजाते वैसे हो, तो उस पर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। हम अपने गुरु और अपने पिता की ही छवि ले आते हैं अपने जीवन में। हमारे रोल मॉडल वही होते हैं जो वो सिखाते भी हैं। हर तरीके से हम उन्हीं का ध्यान देते हैं। जब हम घर के बाहर निकलते हैं दुनिया में, जब हम ये देख पाते हैं कि हमको सीखना सिर्फ घर पे नहीं है, हमारे घर पे तबला है, वो तो हमारे खून में ही है। लेकिन जब हमको दुनिया में रहना है, आज हम इनके साथ संगति कर रहे हैं, कल उनके साथ संगति कर रहे हैं, कभी कथक डांस के साथ बजा रहे हैं, कभी तो सारे अपने गुरु लोग से जो शिक्षा लेते हैं, उसके अलावा जो और भी महान आत्माएं हैं उनसे भी हम सीखते हैं, उनसे भी प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि इस विद्या में एक गुरु अवश्य बनाना होता है। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ। और कल ही मैं आपसे बता रहा था कि जब मैं दुनिया के कोने कोने में जाता हूँ, कभी कभी बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ, गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। उनकी वजह से हम यहाँ हैं, उनके तबले की वजह से। हम कौन हैं? मुझे क्यों जानेंगे? मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आगे जाने के लिए आपको पीछे ही देखना है। जब तक आप पीछे देखते रहेंगे, आपको आगे जाने की कुछ संभावना भी है। हम यही सोच के बैठ जाएंगे, अरे हम तो BMW चलाते हैं। अपने गुरु जी को देखा है कि बड़ा मुश्किल से वो छोटी सी गाड़ी चलाते थे। बहुत बार उनको कोशिश की, मगर उनका ध्यान उस तरफ था ही नहीं, उनको उस चीज़ का शौक नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मुझे है, मुझे इसलिए है। आज ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने लोगों की क्या सोच थी। मैं 2 साल बनारस रहने के बाद 90 में मैं इधर था। 90 से 92 में 2 साल लगातार बनारस में ही घर पे रह कर रियाज करता था। मैं यहाँ से वापस गया तो एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान वो कहने लगे कि तबला बजाते हो, कभी BMW मर्सिडीज तो नहीं चला पाओगे। मुझे वो बात इतनी अंदर तक लगी। मैं कहा ये सारी दुनिया में बजाने के बाद आज इनकी सोच ये है। मैं अगले हफ्ते ही ले आया, उनको भी बैठाया। आप लोग गए हैं हमारे छोटे से घर में। मैं तबले के लिए जीता हूं। वो जमाना गया जब लोग सोचते थे कि तबले वादक पता नहीं किस स्थिति में हैं, अरे कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी तरह से चल जाएंगे। हमारा सोचना बिल्कुल उसके विपरीत है। अंकल, बलवंत अंकल, जीवन की सब बातें अपने गुरु जी से सीखी हैं। जो वो नहीं किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं करता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखा जो नहीं भी किया। रचनाओं की बात करूं तो अभी सैकड़ों ऐसी बंदिशें हैं, रचनाएं हैं जो मैं बजा नहीं सकता हूँ।
उनसे अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन उनके जैसा तबला नहीं बजाता, जो हकीकत है। जी कुछ विचार पंडित शारदा साहेब जी के, पंडित राम साहेब जी द्वारा रचित रचनाओं के बारे में। पंडित राम साहेब जी ने 3 नए प्रकार की रचना की, जो उठान, बनारसी ठेका और फर्द के नाम से जाना जाता है और सिर्फ बनारस घराने में बजाया जाता है। और वो नए ढंग और बहुत सी नए ढंग की रचना की, जैसे कायदा, रेदा, गतें, टुकड़े, पन्ने। इनकी बनाई हुई रचना पहचान में आ जाती है, क्योंकि इस प्रकार के बोलों का गठन रहता है। बोलों को इस ढंग से सजाया जाता है जो रियाज करने के बाद तैयारी में सरलता से निकल जाए और आवाज़ का सही रूप रहे। क्योंकि जिस प्रकार से बोलों को व्यवस्थित रूप से शैली में और शैली से व्यवस्थित रूप से टुकड़े बनते हैं, क्योंकि कई बोल को बजाना कठिन होता है, फिर भी काफ़ी रियाज करके सरलता से सही आवाज़ तैयारी में निकाल पाता है। उदाहरण जैसे बनारस में सिखाते हैं कायदा, तिन्ना गिड़कदा दादर गिड़कते, तिन्ना गिड़क 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 तिन्ना गिड़क दरदर गिड़क नादर गिड़क, तिन्ना गिड़कदा दादर गिड़कते, तिन्ना गिड़क 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 तिन्ना गिड़क दरदर गिड़क नादर गिड़क। इस टाइप के कायदे को बताते हैं। तबला एक ऐसा समृद्ध वाद्य है जिसके 6 घराने हुए, और हर घराने के ऊपर जब सेमिनार हम लोग सुनते हैं और बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं और उनके जब ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो एक एक घराना जिसके ऊपर सिद्ध हस्त कलाकारों ने 300 वर्ष तक काम किया और अभी तक चल रहा है हर घराने पे। तो जब हम उस पे दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी एक घराने को यदि हम कई कई दिनों तक भी बात करें तो उसके अंदर की जो सूक्ष्मता है, खास तौर पे उसके ऊपर हम काफ़ी चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि 300 वर्ष दिल्ली घराने, आज भी दिल्ली घराने के ऊपर जो सोचा जा रहा है, वो बड़े बड़े हमारे स्टार कलाकार जो किसी और घराने से संबंधित भी हैं, लेकिन वो भी अपने प्रेजेंटेशन में एक बार दिल्ली की कंपोजिशन बजाते हैं, अजराड़ी की कंपोजिशन बजाते हैं, फर्रुखाबाद की बजाते हैं, क्योंकि बहुत विशाल भंडार है हर घराने में। तो जो खूबसूरतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो घराना सबसे ज़्यादा मतलब आनंद देता है, तो मुझे लगता है कि बनारस घराने की जो खास विशेषताएं हैं, एक एक घराने में बात करते हैं तो बहुत सारी हो जाती है। तो आज चूँकि हमारा विषय ही बनारस घराने है, तो मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि वर्णों की साधना, फरियज की साधना तो हुई, और वर्ण की साधना तो वैसे सब में होती, बिना वर्ण के तो बचता नहीं, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर किसी वर्ण पे सिद्धि वाली साधना यदि ना है तो हम सुनते हैं कट्टर बाबा हमेशा बार बार वो ना के ऊपर फोकस किए होते थे। हम अनुखिला जी को देखते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे के ऊपर फोकस किया हुआ था, नादिनिदा के ऊपर फोकस किया हुआ था। तो वर्णों के ऊपर फोकस करने की यहाँ एक बहुत विशेष रही। उसके कारण क्या हुआ कि टोनल क्वालिटी जो थी वो बहुत जबरदस्त, जो समता प्रसाद जी में जो टोनल क्वालिटी आई, जो बात थी, तो आखिर क्या है, कौन सी ऐसी वजह हैं कि फर्दों का यदि हम रिपीटेशन में रियाज करते हैं तो जो हाथ में जो बात पैदा होती है, हम जो लोग रियाज करते हैं और जो लोग अनुभूति कर सकते हैं वो देखते हैं कि धातीटे से मिलने वाले फायदे और फर्द की रियाज करने से फायदे, दीर्घ दिन धाग दिन फर्रुखाबाद की गतों से करने वाले फायदे वो महसूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज के जितने भी सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, पंडित आनंद चटर्जी, पंडित सुरेश तलवलकर जी, पंडित स्वपन चौधरी जी,
सभी घरानों के मिश्रण की खूबसूरती का आनंद लेते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो रिसर्च वर्क किए तो वो नादात्मकता। अब मैं यहाँ के ऋषि मुनियों की बात करूं तो यहाँ के जो साधक हुए, कभी कभी ये देखने को मिलता है कि धाते गिर तक दिन ना गिर तक एकदम जैसे सपाटता होती ना, सारे जमा बदलने से जाने दफा वगैरह ऐसी, जो कोई भी ऑडियंस समझ सकती कि बोल बज रहा है, ये बहुत पेचीदा बोल नहीं है, धाते गिर तक दिन ना गिर तक है। लेकिन ऐसा साधा यहाँ के हम राम जी मिश्रा जी को सुनते थे और धाते करते दिना करते धाते करते दिना करते धाते करते दिना करते धाते करते दिना करते धाते, और वो धीना करते जो सबसे उसका सबसे कठिन पॉइंट है, क्योंकि धाते करते धिंदे करते कर देंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन धिंडा गिर तक तो उसी में से निकाल के विस्तार कर रहे हैं। धाते करते दिना करते दिना करते दिना करते दिना करते दिना 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 करते दिना दिना और धीरे दिना गिर तक दिना करते धीरे को भी बढ़ा दिए उस फ्रेज में से भी। तो सपाट तानों का यहाँ रियाज सच जबरदस्त हुआ। और बाएं के निकास का भी एक पूरी एक श्रृंखला है। दिल्ली में जो बायां बसता है वो अजाड़े में आके थोड़ा अलग हुआ, लखनऊ में आके और अलग हुआ, और बनारस में आके उसका खूबसूरती और अलग हुआ। हम अभी हमारे बुजुर्गों से सुनेंगे किस तरह से उन्होंने, और बनारस में और फर्रुखाबाद में वो सब जो पहले हो चुका था उसको सबको इन दोनों घरानों ने सम्मिश्रण किया। यही वजह थी, तेरे को खास साहब भी हमारे यहाँ के बहुत सिद्धस्त कलाकार थे, तो वहाँ पे भी जो श्रृंखला आई तो वो भी सारे निकास जो पहले हो चुके थे अजराड़े में, दिल्ली में, लखनऊ में, उनका मिश्रण करके उन्होंने जब साधना की तो उनको उनके अपनी सिद्धियाँ, उनके अपने ऑब्जर्वेशन, उनके अपने देखने के दृष्टिकोण, वही चीज़ बनारस में भी हुआ। और टुकड़ों में, अब जैसे टुकड़े की बात करें, हर घराने की अपनी एक बात होती है, जिसे अब घर की बात होती है तो फर्रुखाबाद का नाम आता है, लेकिन जब टुकड़े की बात होती है तो हम जब उसकी पोएट्री के ऊपर जब देखते हैं कि धगत धगत दिगन नागत घंटान ढेता देना, जब इस तरह की लैंग्वेज चल रही है, क्या खूबसूरती है। और उस खूबसूरती के अंदर जो पोएट्री चल रही है और ऐसी एक रचना नहीं, अनगिनत रचनाएं। अब कुछ लोग सोचते परन है, परन तो हो नहीं सकती, परन का छाया हो सकती है। परन जब पखावज में बसती है तो उसकी लैंग्वेज अलग होती है। और हमारे जब बुजुर्गों ने जब उस परन की छाया में हमारी रचनाओं को समृद्ध किया, तो आज हम देखते हैं। अब कई लोग, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि किताबों में विशेषताएं जब लिखी होती है तो कहते हैं पखावज का प्रभाव, पखावज के बोलों का, पखावज में तक धुंगड़ तक धुंगड़ तक धुंगड़ तक धुंगड़ धुंगड़ इस तरह की लैंग्वेज को धगड़ तक धुंगड़ तक देता उसकी एक अलग फ्रेजेस है। अभी आप कभी पखावज में ये नहीं देखेंगे कि धा धड़ ना धा धन खुली बोल है, धीरे 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 के तक ना के तक तक, कोई पखावज आता कभी नहीं। कोई कहता है कि नृत्य का प्रभाव है, नृत्य के प्रभाव का भी कोई नृत्यकार ऐसा कुछ अंश जरूर होता है हमारे तबले में कि हम 100 में से 30% रचनाएं ऐसी होती हैं जो खूबसूरत होती है, तो हम नृत्य की भी ले लेते हैं। लेकिन जब घरानों में जो विकसित हुई पोएट्री है वो पूरी तरह से विशुद्ध है और शुद्ध है। उसका किसी भी उसकी छाया हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से परन नहीं हो सकती, वो पूरी तरह से नृत्य की चीजें नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो धगते नृत्यकार नृत्य करते होते। हमारी की जितनी पोएट्री है हम हमारे सोलो में बजाते हैं, नृत्य में नहीं होती। वो लोग नृत्यकार नहीं करते कि हम धा ऐसे त्रिगन कभी नहीं होता। तो ये विशेषताओं में हम जब बहुत गहराई से देखें तो अब चांट था, गट्टा धमाका, ये निकास की खूबसूरती है ना, जिसको हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि देखिए यहाँ की विशेषता है बनारस में, चांट था, गट्टा धमाका, ये एक उसकी ब्यूटी होती है। चांट का स्वरूप कैसा होता है और बाएं का स्वरूप कैसा होता है, टुकड़ों का। अब एक और ऑब्जर्वेशन मुझे बहुत खास लगता है कि 3 ताल का ठेका दादिन दिंदा 6 घरानों में बसता है, लेकिन बाएं की जो यात्रा रही दिल्ली से अजाड़ा, फर्रुखाबाद और लखनऊ, तो बनारस में यहाँ के सिद्धस्त कलाकारों ने वो सारी खूबसूरती में नादिन दिना में ही बढ़त कर दी। तो विलंबित से लेकर द्रुत तक की जो ठेके की जो साधना है इस घराने की सबसे खास बात है। अति विलंबित में भी ठेका है, वही सीधा ठेका चलेगा, लेकिन वो सीधा नहीं है। कितने भी विलंबित में हम महाराज जी का ठेके का चलन सुनते हैं और
लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि ये इस तरह से हो रहा है, तो क्या हम कर पाते हैं? क्योंकि उसके लिए तो साधना, वो सारे फर्दों का रियाज और सारी बंदिशों का रियाज और किस ढंग का ढंग होने के बाद जो काबिलियत पैदा होती है, तब वो जो सौंदर्य दृष्टि बनती है, तो वो हो पाता है। अभी तो हमको समझना है कि ये विलंबित में भी ये ठेका कितना उच्च कोटि का बज रहा है, और अति दूर में जब हम अनोखे लाल जी से सुनते हैं, देखिए कैसे ठेकों की साधना इस घराने की सबसे खास विशेषता मुझे लगती है कि ठेकों की साधना, वर्ण की साधना, वर्णों का निकास में जो वजन आ जाता है, गतिमानता में भी वो धीरे धीरे, जब अनोखे लाल जी की धीरे धीरे बज रही है और उसमें वो जो क्लियरिटी आ रही है, और या धाधर करते धिना करते जो राम जी साहब से सुन रहे हैं, तो और किसी भी सिद्धहस्त कलाकार को, और इतनी खूबसूरती ना कि जब वो 5 शिष्यों को जब वो गया, वो तबला जब आगे बढ़ा, अब हम गामा महाराज जी की परंपरा में देखते हैं तो कैसे सुंदर गतों का प्रयोग परंपरा से चला आ रहा है। तो वो जो 5 खूबसूरतियां जब दी थी, वो विकसित होती गई, क्योंकि हर साधक अपना एक कंट्रीब्यूशन, जब रियाज साधना करते हैं तो वो उसमें जोड़ते जाते हैं, तो जुड़ती है तो वो बढ़ती है, और वो बढ़ती है लेकिन वो अपना नाम नहीं रखते। जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं हमेशा कि पंडित राजेंद्र मिश्रा जी के बारे में, कि वो इतनी सारी रचनाएं की और सब अपने बुजुर्गों को समर्पित कर दी। ये परंपरा चली आ रही है, जो परंपराएं चलती है कई वर्षों तक चलती है, और उसमें एक साधक साधना करके कुछ नए ऑब्जर्वेशन करता है, वो अपने वादन में शामिल भी करता है और अपने बुजुर्गों को समर्पित कर देता है। हमारा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारा संगीत जीवित ही इसलिए है जी, क्योंकि अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो एक तरीके का कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म है। हर एक कलाकार, हर एक पीढ़ी अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ उसमें जोड़ता ही है, चाहे वो तबला वादक हो, चाहे वो सितार वादक हो, चाहे वो गायक हो। क्योंकि आप अपने गुरु से जो शिक्षा लेते हैं, उसके अलावा आपको और कलाकारों से जो मिलता है, सबका मिला जुला करके एक नई जो बात आप पैदा कर सकते हैं, वही आपको निराला बनाता है। जी, अगर वो ना रहे, आपने सिर्फ अपने गुरु का गाना गाया और तबला बजाया, तो गुरु के आगे आप बढ़ जा नहीं सकते हैं। उसके आगे भी आपको सोचना है। बनारसी भाषा में कहते थे कि ईंट पे ईंट रखने वाली बात है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आपका विकास नहीं हो सकता है, ना ही बजाने से और ना ही आपके दिमाग से। आपको आगे ही सोचना है। और मुझे लगता है कि कभी कभी जब हम निरंतर रियाज रखते हैं और हमारा फोकस साधना की तरफ रहता है, तो वो जो बुजुर्ग हैं वो उनकी कृपा बरसती रहती है और उस तरह की चीज़ें हमारे हाथ में आती जाती हैं, और हम फिर ऑब्जर्वेशन करते आ रहे हैं, ये भी चीज़ देखिए इसमें इतने ढंग से एक नया विस्तार जो धाधर करते भिन्ना करते सदियों से बसता आ रहा है, उसमें भी एक नई चीज देखने को मिल जाती है। तो तबले के मंत्र हैं ना सब। जैसे किसी ने पूछा कि धीरे धीरे कीर्तन का अच्छा बजाने के लिए क्या मैं अभ्यास करूं। लाइव टीवी शो चल रहा था जिसमें लोग फोन कॉल करके सवाल पूछते थे। मैंने उसको एक बार इग्नोर कर दिया, फिर 5 मिनट बाद उसने फिर वही सवाल पूछ लिया। मैं कहा धीरे धीरे कीर्तन को अच्छा बजाने के लिए धीरे धीरे कीर्तन का रियाज करोगे, अब उसमें 3 मिनट तक बजा करके तो धीरे धीरे कीर्तन नहीं हासिल कर सकते हो। तो जिस चीज़ को आप रियाज करेंगे वही आपका सदेगा। आज पंडित अनोखे लाल जी ने अपने तपस्या से, अपने अभ्यास से तबले को कहाँ पहुँचा दिया, वही चीज़ें जो सारे लोग बजाते हैं। और अगर आप ख्याल ना करें तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि उनके पहले धीना नहीं बजा है। उन्होंने भी तो कहीं से इंस्पिरेशन लिया है। उनके गुरुजी कैसे बजाते थे, उनके गुरुजी कैसे बजाते थे, कहाँ से आया ये धीना। हमारे पास तो कुछ और सुनने और देखने का प्रमाण नहीं है, और उन्होंने अपने तपस्या से उस चीज़ को हम तक पहुँचाया, और हमारे पास वही एक प्रमाण है। पंडित श्यामता प्रसाद जी का धीना बिल्कुल अलग। कंठे बाबा 4 घंटा धीना बजा सकते। तो हम यहाँ पर अगर ये कहें कि सिर्फ एक ही कलाकार ने इसको चमकाया और बजाया और दिखाया, ये हमारी गलती हो जाती है। बिल्कुल, जिस चीज़ को हम साधते हैं वही आपका होता है। आपने दिनागढ़ तक की बात की, मैंने 2012 में ये कह के बजाया कि ये बनारस की देखिए बड़ी सरल चीज़ है जिसको हम बच्चों को सिखाते हैं, हम खुद भी उसका अभ्यास करते हैं।
हैं। धाधा तीना अगर सही ढंग से अभ्यास किया जाए, बजाया जाए, तो वो कुछ और कायदे से कम नहीं है। आपके प्रस्तुति पर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ को कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा बांट क्या है, क्यों हम बांट बजाते हैं? आपके पास 15 कुर्ता है, एक है घर में पहनने वाला, एक है सड़क पे चलने वाला, रोड पे चाय पीने के लिए, और एक है पार्टी में जाने वाला, एक स्टेज पे पहनने वाला। तो उसमें हम जो घर पहनते हैं वो पार्टी में पहन के नहीं जा सकते हैं, उसमें हम कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो अभ्यास के कायदे और प्रेजेंटेशन के कायदे जो हम स्टेज पे बजाते हैं, वो यही पहले फर्क मेन वो है। और अपनी साधना से आप हर एक कायदे और हर एक बांट का वही रूप दे सकते हैं। आप अच्छी तरह से बजाएंगे तो वही आपका हो जाएगा। हमको बचपन में एक लाइन बता के छोड़ दिया जाता था कि देखो ये चीज़ देख लो, अब उसके बाद हमको उसके बारे में सोचना है। हमने कभी उसके बाद कोई सवाल ही नहीं पूछा। हमारे गुरु जी ने हमको उस काबिल नहीं समझा कि उसके आगे हमको कुछ बताएं। उस चीज़ को वहीं छोड़ दिए। तुम सोचो, कभी हम मुश्किल से हिम्मत जुटा पाते थे उनसे सवाल करने के लिए कि अच्छा ये कैसे है? उनका यही जवाब मिला, देखो कैसे, सुनो कैसे। अभी हमारे जितने भी शिष्य हैं, मोबाइल पर पहले रिकॉर्डिंग होगी, लिखना होगा, सब करने के बाद भी कंफ्यूज ही हैं। हमने अपने गुरु जी के साथ बैठ करके तबला नहीं बजाया है, हमने उनको देखा है। जब वो अभ्यास करते थे तो 4-4 घंटे उनको बैठ कर देखते रहते थे। तो अब हमको किसी चीज़ की जानकारी करनी होती तो आंख बंद कर लेते हैं, उनका हाथ दिखे जाता है और तबला सुनाई दे जाता है। तो जब तक ये नहीं होगा, आप करते रहिए अभ्यास, कमरा बंद कर लीजिए और 40 घंटे रोज, 40 घंटे रोज नहीं, मतलब जितना अभ्यास करना चाहें करते रहिए। जब तक वो आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, असंभव है, संभव है ही नहीं। बांट के बारे में जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है बांट के लिए कि बांट जो है उसका जो विस्तार है, उसकी जो लोट पलट है, वो सबसे कठिन चीज है। क्योंकि जब वो दूसरे वर्ण पे जब हम ताली ले आते हैं तो पूरा बोल का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तो इस तरह की विस्तार क्रिया बांट में बहुत खूबसूरत ढंग से हुई और इसीलिए उसको कहा गया। और एक और परंपरा यहाँ पे चली थी कि बांट को हर जाति में उसके बोल बड़ी आसानी से हर जाति में सवाई के लय दिखाते, 5 गुण में बोल सकते हैं, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, ये 8 बार दिया, उतनी खूबसूरत ढंग से वो हो जाता है कि धारा जाती नारा ताड़ा, इस तरह से करके। और उसकी एक परंपरा मैंने ये भी देखी, मैं तो 25 साल पहले जब यहाँ आया था तो बड़ी कुछ बुजुर्ग लोगों का बड़ा सानिध्य मिला, बड़ा सुनने का और समझने का अवसर मिला। तो कहते थे बेटा देखो, ये जो बांट का जो बढ़त होता है ना, तो इसमें जब दूसरी जाति में जाते हैं तो वहाँ रेला बांधते हैं और उसी जाति का कंपोजिशन बजाते हैं। ऐसी भी परंपरा बनारस में रही है। फिर तीसरे में जाएंगे तो तीसरी जाति रेला बांध के फिर उसकी कंपोजिशन, फिर मिश्र जाति में जाएंगे तो वहाँ की, फिर चतुश्री में जाति में जाएंगे, फिर वहाँ का रेला बांध के वहाँ। तो बांट का स्वरूप ऐसा रहा और बांट को देखने का दृष्टिकोण, सौंदर्य दृष्टिकोण भी बहुत अलग अलग ढंग से रहा। अभी तो समय का अभाव है, नहीं तो हम एक ही बांट को अलग अलग सौंदर्य दृष्टि से साधकों ने कैसा देखा वैसा ऑब्जर्वेशन का मैंने बहुत प्रयास किया है। क्योंकि बट के लकीनुमा भी हो सकता है और उसका मुझे लगता है उद्देश्य भी ये था कि कुछ लगियां साधने के लिए शुरुआत में शायद उसको एक बेसिक लेसन बनाया होगा, लेकिन वो मूल जैसे दिल्ली के कायदे हाथ रखने के लिए बनाए गए थे कि हाथ का रख रखाव उस वाद्य का अनुरूप हो, लेकिन वो भी मूल रचना बन गया। तो मुझे लगता है कि जो लेसन बेसिक रियाज के थे वो कायदों में ही रहे शुरू से हर घराने में, और वो फिर मूल बंदिश का रूप ले लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि कभी कभी शांता प्रसाद जी का तबला मैं सुनता हूँ और वो धारदा देते की बात आती है, और वो आप हम लोग सभी जानते हैं कि इतना मूड उनके तबले का कहाँ कौन सी लय से शुरू होंगे। अब वो जो लय मिली है उसी में वो एक ही बांट वो शुरू किए
अब वो समझ लो कम लय में शुरू किए हैं, दादी दादा करते कहते ना अब यहाँ रेला बजाएंगे, बजा दिए। अब थोड़ी देर बाद लय बढ़ गई, फिर से वही वाला यदि बांट आ गया है तो उसमें वो विस्तार अलग ढंग से करेंगे। अब समझ लो और लय बढ़ गई तो फिर वो मतलब एक ही बांट को एक ही कलाकार एक ही कार्यक्रम में 3-4 बार बजा रहे। कैसे दिव्य विभूतियां इस ढंग की हुई जिन्होंने अपनी परंपराओं की चीजों को नए नए ढंग से और नए नए तरीके से देखा, तो ये उनकी स्टाइल हो गई। और सब लोग सोचते थे कि अच्छा फिर रिपीट हो रहा, नहीं तो एक बार कोई चीज रिपीट होने के बाद कहाँ इतनी जल्दी से रिपीट कर पाते हैं कंपोजिशन का। लेकिन उनका ये था मूड, और वहाँ वो उस ढंग से अलग अलग ढंग से प्रेजेंटेशन कर देते थे। इसी धारणा देते से कि विस्तार भी लोगों ने किया है कि मतलब बुजुर्गों का देखने का दृष्टिकोण कितना कितना विस्तारित ढंग से रहा होगा। कुछ रिकॉर्डिंग हम अभी सुनेंगे भी सही। हम अभी उठान के ऊपर देखते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सबसे खूबसूरत चीज, वैसे तो सभी खूबसूरत होती है लेकिन जो कठिन होती है, जैसे खूबसूरत ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि जिसको पाने के लिए, जिसको करने के लिए बहुत टाइम लगा हो किसी भी को, कि वो उपज क्रिया की जो उठान होती है, क्योंकि वो फिक्स तो है नहीं। उसमें हम अभी सुनेंगे भी सही, अभी जब सोलो सुनेंगे तो देखिएगा उपजंग की उठान का क्रिएटिव जो वो शायद पहले नहीं बजाएंगे वो आज सुनने को मिलेगा। ऐसे ही होता ही आया है परंपरा में। पेशकार में भी ऐसा होता है। जाकिर साहब का कितना भी पेशकार आप सुन लो, कभी रिपीटेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो उठान हुआ, और उस उठान में 2 तरह की उठान, उपजंग की क्रिया से चलने वाली, जिसमें भूमिका पहले बनती है, फिर अलग अलग जातियों में भी वो जाती है, और हर बार कलाकार के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आज का गुथाव कैसे होगा, आज की भूमिका कैसे बनेगी। लहरा वाले कौन से लय को शुरू कर दिए हैं, ऐसा नहीं कि पहले से सोच के आए कि इसी लय में शुरू करेंगे। ऐसा होता था कि लहरा, जैसे जाकिर साहब कहते हैं ना कि मैं कभी देखता नहीं कि इस लय से मैं शुरू करूँ, वो लहरा वाला जो शुरू कर देता उस लय से मैं पेशकार शुरू कर देता हूँ। यही प्रक्रिया तो बनारस में भी हुई है, क्योंकि जब मैं उठान के ऊपर स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा पंडित किशन महाराज जी का कि उन्होंने 70 के दशक से और उनके जीवन के अंतिम समय तक जितने भी उन्होंने उठान बजाए, कभी भी किसी की लय समान मिल ही नहीं रही थी। सब अलग अलग लयों के ऊपर उन्होंने, और इतना अच्छा पड़ाल बांधते थे कि मतलब उसका कोई जवाब नहीं। और फिर दूसरा ये कि एक ही बंदिश है, उठान है, और जिसका जिस तरह का हाथ का रखरखाव होता है, जिस तरह की उनकी सौंदर्य दृष्टि होती है, गतिमानता को लेके वो जिस गति से रख रहे हैं तो वहाँ उनकी सौंदर्य दृष्टि अलग है। पंडित किशन महाराज जी की उठान की सौंदर्य दृष्टि अलग है, पंडित शारदा साई जी की अलग है, फिक्स उठान बजती है तो लक्ष्मी महाराज जी की अलग है। तो हम थोड़ा सा एक उठान का आनंद लेते हैं। बनारस के तबला वादक अपना स्वतंत्र वादन भूमिका से शुरू करते हैं, जो सिर्फ उपज होता है। उपज बजाने के लिए बहुत जानकारी की जरूरत होती है, और भूमिका में सिर्फ बंद बोलों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में उठान बजाया जाता है, जिसमें खुले बाएं का प्रयोग होता है। यह उठान 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक, दूसरा उपज, जिसे हम मनयुक्त भी कहते हैं। नए लोगों के लिए बहुत कठिन पड़ जाता है। नए सीखने वालों को रचनात्मक उठान बताया जाता है। रामचंद्र जी से पहले जो तबला बजता था बनारस में, उसमें उठान नहीं होता था, और श्वेता की पद्धति भी नहीं थी, जो झाला के रूप में अब बचता है। ये नाम है जी भी लेना है, मैं उसी स्टाइल से
ऐतिहासिक उठान है, क्योंकि ये पंडित उदय महाराज जी के घर में पंडित शारदा साई जी बजा रहे हैं और उनको जो दाद मिल रही थी उन्हीं की वॉइस हम सुन रहे थे कि देखिए किस तरह से बैंड की एंट्री हुई है और किस तरह से बोल बुधा हुआ है और एक ऐसे सिद्धहस्त कलाकार के सामने उनके घर में। तो ये ऐतिहासिक उठान था। अब हम उठान के ऊपर जब भी चर्चा होती है तो पंडित किशन महाराज जी का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा सा एक उनका ये तो उपज अंग की उठान, लेकिन जो फिक्स उठान है जो बुजुर्गों के द्वारा पहले से फिक्स की गई है, उसका भी एक अलग आनंद है और उसको प्रेजेंट करने के लिए भी एक परंपरा में खूब जबरदस्त काम हुआ है। देखिए क्या खूबसूरत लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कोशिश भी करते हैं, बजाते भी हैं। तो उठान की जब हम चर्चा करते हैं और हम जब किताबों में जो उठान के बारे में पढ़ते हैं, तो आज जो जिस तरह से हम उठान का स्वरूप देख रहे हैं वैसा होता नहीं है। उसमें लिखा होता है जोरदार बोलों से, पखावज के बोलों से, इस तरह की बात होती है। लेकिन देखिए कितना एक अलग उसका स्वरूप है। ये पंडित लक्ष्मण महाराज जी की एक रिकॉर्डिंग में से लिया है। हमारे काशी राज्य के गुरुजनों ने 4 शिष्यों को तैयार किया दुनिया के लिए और उनमें सबको अलग अलग उठान बताई। तो उनमें से 4 लोगों के नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन 4 लोगों की उठाने बताई। Stop.
घराना इतना बड़ा है और उसमें ऑब्जर्वेशन के इतने सारे पॉइंट हैं, 1-2 घंटे में किसी 300-400 साल पुरानी परंपरा को समेटना मुश्किल है। समय का भी एक मर्यादा है उसकी, क्योंकि हमने जिस तरह से सोचा था और 3.5 बज चुका है, तो आगे इस चीज़ को हम आप जारी रखेंगे, क्योंकि जब चलन की बात होगी, पर्दा की बात होगी और भी बहुत सारी बंदिशों की बात होगी, तो ये खूबसूरती मतलब एक मुझे लगता है उठान भी एक दिन ले सकती है, एक दिन चलन ले सकता है। तो आगे इस चीज़ को और हम आगे प्रयास करेंगे कि ये कोशिश की गई कि बुजुर्गों को सुने, उनके ऑब्जर्वेशन सुने, एक ही घराने में अलग अलग कलाकारों की सुंदर दृष्टि कैसी होती है। तो जो मैं विद्यार्थी जीवन में जो प्रयोग करता था, जिस तरह का सोचता था, तो वो मैंने अपनी टीचिंग उसमें भी मैंने शुरू किया कि आखिर जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उस चीज़ को कैसे करेंगे। और ये जो इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम बुजुर्गों को जितना अच्छे से समझ पाते हैं, तो शास्त्र भी समझने में थोड़ा सा आसान होता है। तो बनारस घराने के ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। समय मुझे लगता है कि हो चुका है, तो हम ये परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत आभारी हैं, और मैं पंडित संजू शाह जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस परिचर्चा में शामिल किया।
और उनकी शिष्या और हमारे शिष्य चंदन विश्वकर्मा और श्रुति राज वर्मा दोनों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट सोचा था और मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस परिचर्चा को हमारे संकाय प्रमुख ने इतने अच्छे ढंग से, इतने सकारात्मक भाव से, और उसमें हमारे विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह जी ने भी बहुत उत्साहवर्धन किया। और हमारी पूरी टीम का एक वर्ग था जिसमें हमारे प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्रा जी शुरू से हमारे साथ रहे, हमारी डॉक्टर सुप्रिया शाह जी, शुरू से हम सब लोगों ने कॉन्सेप्ट सोचा था और प्रेम किशोर मिश्रा जी का हमेशा सहयोग रहता ही है। तो डॉक्टर राकेश जी हों, सतीश जी हों, सब पूरे विभाग का ये काम था। प्रोफेसर संगीता सिंह जी हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देती हैं। तो ये पूरे विभाग का एक भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। तो मैं सबको इस परिचर्चा, क्योंकि ये किसी भी विश्वविद्यालय के और किसी भी शिक्षा का यह अभिन्न अंग है।